आज के इस हमारे कार्य का शुभारंभ हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी का अभिवादन करके कार्यक्रम की शुरुआत की है। विवेकानंद जी ने अपने जीवन में भारत को विश्व गुरु बनाने का एक विचार देश के लोगों के सामने रखा था और उन्होंने ये कहा था कि हमारे दुनिया के इतिहास में जो 18वीं सदी थी वो एक प्रकार से मुगल इतिहास की सदी थी। 19वीं सदी जो थी उसमें अंग्रेजों का शासन था। 20वीं सदी जो थी वो अमेरिका एक सुपर पावर करके दुनिया के सामने आई और विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी जो होगी वो हिंदुस्तान की होगी, भारत की होगी। ये उनकी भविष्यवाणी थी और मैं इस बात का विश्वास व्यक्त कर रहा हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था वो निश्चित रूप से हम पूरा करके दिखाएंगे। ये दृढ़ विश्वास व्यक्त करने वाला राजनीतिक प्रस्ताव मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 16 और 17 जनवरी 2014 को इसी ऐतिहासिक मैदान में हमने मोदी जी के नेतृत्व में हमारे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हमारे चुनावी एजेंडा के आधार पर हम देश के भविष्य को बदलने का संकल्प हमने किया था। उस स्थिति को आप थोड़ा याद करिए। वो इसलिए याद करने की आवश्यकता है कि आज 4.5 साल के बाद इस परिस्थिति में कितना फर्क पड़ा है वो हमारे सामने है। उस समय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, आशियाई खेलों को लेकर भ्रष्टाचारों की चर्चा चल रही थी। सरकार में निर्णय नहीं हो रहे थे और दुनिया के 5 कमजोर आर्थिक स्थिति वाले देशों में भारत का नाम जुड़ गया था। विश्व में भारत की साख नीचे आई थी। भ्रष्टाचार का बोलबाला था और नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट थी। बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप और नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, यह उस समय की सरकार की विशेषता थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने विचारधारा के आधार पर 3 बातें देश के सामने रखी थी। जो 3 बातों को लेकर हम आगे निकले हैं वो पहली बात थी राष्ट्रवाद, दूसरी बात थी गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास, और तीसरी बात थी अंत्योदय। जो समाज में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जो आखिरी पायदान पर खड़े हैं, जिनके लिए रहने के लिए घर नहीं है, जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी हम निरंतर सेवा करते रहे और उसको भय, भूख, आतंक से, भ्रष्टाचार से मुक्ति देकर समृद्ध, संपन्न समाज और देश की निर्मित करें। यही अंत्योदय का विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, वो हमारा मिशन था। बहनों और भाइयों, आप सबको उस परिस्थिति की याद करने के लिए और बहुत सी बातें कही जा सकती है। इस देश में लगातार काफी सालों तक एक परिवार को राज्य करने का मौका मिला। वो तो ये समझते हैं कि इस देश में राज्य करने का अधिकार केवल हमारे परिवार का है।
परिवारवाद और भ्रष्टाचार, यही दो ही अर्थ में कांग्रेस का सही स्वरूप था। और इसलिए बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद हमने जो संकल्प किया था, जो मैनिफेस्टो में हमने वचन दिया था, जिस बात का हमने ऐलान किया था, और प्रधानमंत्री जी ने नए भारत की सोच को लेकर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, कृषि, ग्रामीण, उद्योग, गुड गवर्नेंस, ईज ऑफ बिजनेस, और इतना ही नहीं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, इस सब क्षेत्र में एक हिंदुस्तान के, नए हिंदुस्तान के निर्माण करने का एक सपना देश के सामने रखा था। मैं आपके सामने और भारत की जनता के सामने एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भारत को स्वाधीनता मिली तब तक का देश के विकास का जो ब्यौरा है, और मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने के बाद हमारे सरकार ने किया हुआ काम है, अगर इसकी खुले रूप से अगर तुलना हो जाएगी तो हम विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि पिछले 50-60 साल में नहीं हुआ, वो 4.5 साल में हमारे सरकार ने करके दिखाया। यही हमारे सरकार की सबसे बड़ी विश्वसनीयता है, कार्य है, जो हमारे परफॉर्मेंस ऑडिट के बाद लोगों के सामने आ सकता है। बहनों और भाइयों, आज हमारे देश में बहुत सी बातों के बारे में जो कुछ हुआ है, उसके अनेक प्रस्ताव के द्वारा जिक्र किया गया है। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, पर आप मोटी तौर पर यह देखिए कि जिन जिन क्षेत्रों का मैंने उल्लेख किया था, उस क्षेत्र में कितना बदलाव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, हर बार हमने, हमारी एक कटिबद्धता रही है कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, आदमी उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए इस समाज में सामाजिक समता, समरसता, आर्थिक समता, सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी हमारी एक कटिबद्धता थी, जो समाज में विशेष रूप से जो सामाजिक न्याय के आधार पर पिछले अनेक सालों से जो वंचित थे, शोषित थे, पीड़ित थे, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, उनको न्याय दिलाना और समाज के बराबरी में उनको ले आना, ये हमारा संकल्प था। जो जो कार्यक्रम हमने किए हैं, जो जो प्रोग्राम हमने किए हैं, और अनेक प्रस्ताव में जिसका उल्लेख किया गया है, उससे ये परिस्थिति में बड़े प्रमाण पर बदलाव आया है। सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात यही है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन को, किसी भी ओबीसी के रिजर्वेशन को हाथ में लगाते हुए जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, जिनको आज तक किसी प्रकार की कोई भी सहूलतें नहीं मिलती है, ऐसे लोगों के बारे में एक ऐतिहासिक, एक रिवोल्यूशनरी निर्णय हमारे सरकार ने लिया है। और ऐसे कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करके हिंदुस्तान के इतिहास में एक सामाजिक न्याय को नई दिशा दी है। बहनों और भाइयों, एक तरफ एससी और एसटी एक्ट के समय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उसके खिलाफ समाज पर अन्याय न हो, इसलिए उसके बारे में अध्यादेश निकालकर हमने दलित, पीड़ित, शोषित समाज के साथ भी न्याय किया है। सोशल इक्वालिटी ये हमारे लिए एक कटिबद्धता है, पर सोशल इक्वालिटी के साथ हमने आर्थिक समता के साथ भी आगे कदम बढ़ाया। बहनों और भाइयों, लोग जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। हमारी राजनीति मोदी जी के नेतृत्व में विकास की राजनीति है। मैं ये मानता हूं कि 21वीं सदी की राजनीति यह जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर नहीं होगी। द पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी इज द पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट।
गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को हटाकर सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली राष्ट्र, जो विवेकानंद जी के भाषा में विश्व गुरु की संकल्पना है, उस राष्ट्र के निर्माण की तरफ हम अग्रसर हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे मुस्लिम समाज में जो मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था, केवल इंटरनेट का उपयोग करके तलाक करके जिस प्रकार से अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, प्रोग्रेसिव कहने वाले, प्रगतिशील कहने वाले लोग वोट बैंक के राजनीति के लिए इसके लिए बच के बोल रहे थे। ऐसे समय हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक निर्णय करके देश के इतिहास में पहली बार पिछले अनेक सालों से तलाक को लेकर जो मुस्लिम महिलाओं पर अन्याय हो रहा था, उन मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सामाजिक सुधार में हमने किए हुए काम आप सबके सामने है। बाकी भी बातों का उल्लेख प्रस्ताव में आया हुआ है। बहनों और भाइयों, देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम दो चार रहे न रहे, पर तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा संस्कार है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत अलग अलग होने के बाद भी इस देश की एकता और अखंडता का फैब्रिक हमने मजबूत बनाकर रखा है। बहनों और भाइयों, हम इस बात को, देश को नहीं, दुनिया को स्वीकार करना होगा कि यूपीए के सरकार में आतंकवादियों के साथ तुष्टीकरण होता था, आतंकवादियों को गौरवान्वित किया जाता था। इतना ही नहीं तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए बटाला हाउस में मारे गए पुलिस अधिकारियों के घर पर कोई नहीं गए, पर जो आतंकवादी मारे गए उनके घर में सांत्वना देने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंच गए। यहां तक चरम सीमा पहुंची थी। हमारे सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ जो प्रॉक्सी वॉर शुरू की है, कि 3 बार लड़ाई में हारने के बाद उनको इस बात का पता चल गया कि हम हिंदुस्तान को हरा नहीं सकते, इसलिए आतंकवाद को और आतंकवादियों को हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट करो और हिंदुस्तान की कानून और व्यवस्था को समाप्त करो, हिंदुस्तान को धार्मिक सांप्रदायिकता के आधार पर दंगे फसाद करो और हिंदुस्तान को कानून व्यवस्था को बिगाड़कर हिंदुस्तान को अस्थिर बनाओ। पहली बार पाकिस्तान सपोर्ट करने वाले आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ सबसे पहली बार इस देश में प्रखरता से मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने जवाब दिया। हम शांति चाहते हैं, हम अहिंसा के समर्थक हैं। पर देश के इतिहास में यह लिखा गया है कि दुर्बल व्यक्ति ने शांति और अहिंसा पर कितनी भी बातें की तो कभी वो शांति और अहिंसा को प्रस्थापित नहीं कर सकता, और इसलिए सामर्थ्यवान व्यक्ति ही शांति और अहिंसा को प्रस्थापित कर सकता है। और इसलिए जो आतंकवाद का सहारा लेंगे, जो देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो निरपराध व्यक्तियों की हत्या करेंगे, जो बॉम्ब ब्लास्ट जैसे कार्रवाई करेंगे, ऐसे आतंकवादियों का जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस बात को हमने जिक्र करके उसका अनुकरण करके दिखाया। कल अध्यक्ष जी ने अपने भाषण में बताया कितने आतंकवादियों को मारा गया। बहनों और भाइयों, इस देश के भूमि पर हम किसी प्रकार का भी आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे। आतंकवाद और आतंकवादियों को हम कुचलेंगे। ये बात हमने हमारे प्रभावी कार्यों से सिद्ध करके दिखाई। जो माओवादी नक्सलवाद था, जिसके कारण भी बहुत गंभीर समस्याएं खड़ी हुई थी, अलगाववादी ताकतें नॉर्थ ईस्ट में हो, माओवादी ताकतें हमारे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर अनेक जगह फैलाने की कोशिश हो रही थी। इन सब बातों पर हमने बड़े कठोरता से इसका सामना किया। और आज 4.5 साल के बाद हम ये बात विश्वास के साथ और अभिमान के साथ कह सकते हैं
कि इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में जो कार्य हमारे सरकार ने किया है, जिसके कारण हमने आतंकवाद और माओवाद को काबू में लाने में हम यशस्वी हुए हैं। बहनों और भाइयों, नोटबंदी से भी आतंक और नक्सलवाद पर अंकुश लगा है। पिछले 4.5 साल में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे मेट्रो शहरों में दहशत फैलाने का कोई साहस नहीं हुआ है। मैं और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय से उभर कर आगे आई है, और मोदी जी ने जो इकोनॉमिक्स, जो आर्थिक कार्यक्रम जो हमको दिया हुआ है, वो इस देश के गांव, गरीब, मजदूर और किसान के कल्याण को करके गरीबी को मिटाने का एक मिशन हम सबको दिया है और हमने काम करके दिखाया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे हम गरीबी मिटाएंगे, फिर इंदिरा जी कहती थी हम गरीबी हटाएंगे। कभी 20 कलमी, कभी 40 कलमी, कभी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणाएं हुई। फिर उसके बाद में राजीव गांधी आए, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर सोनिया गांधी आई, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। गरीबी तो हटी नहीं, पर गरीब बर्बाद हो गए। हाँ, एक बात जरूर है, गरीबी अगर हटी तो कांग्रेस पार्टी के चेले चपाटे और चमचों की जरूर गरीबी हटी है। भ्रष्टाचार के आधार पर उनकी गरीबी हटी, पर गरीब गरीब होते गया। पर हमारी सबसे बड़ी विशेषता है, और मैं निश्चित रूप से इस बात का समर्थन करूंगा कि जो जो योजनाएं जिसका उल्लेख कल प्रस्ताव में किया था, चाहे बिजली पहुंचाने की योजना हो, चाहे गैस पहुंचाने की योजना हो, जो गांव, गरीब, मजदूर, किसानों के लिए जो अनेक प्रकार की योजना है, उसका एक बार सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, इसका अध्ययन सरकार कर रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4.5 साल में गैस पहुंचाने के बाद, बिजली पहुंचाने के बाद, सोशल हेल्थ इंश्योरेंस की आयुष्य योजना के बाद जो गरीबों के जीवन में बदलाव आया है, निश्चित रूप से अब गरीबी रेखा के ऊपर स्वाभिमान से जीने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक परिवर्तन हो रहा है। केवल घोषणाएं नहीं हो रही है, तो देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को हमारे योजना से डायरेक्ट बेनिफिट मिला है। ये डायरेक्ट बेनिफिट मिलने से निश्चित रूप से गरीबी जो स्थिति थी वो बदलने में हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मुझे याद है वो दिन जब पहली बार संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। आने के पहले उन्होंने द्वार पर नीचे झुककर दंडवत करने के बाद जब वो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में आए थे, तो उन्होंने पहली बात कही थी कि मेरी सरकार, मैं देश के गरीबों को समर्पित कर रहा हूं। देखो, भाषण में तो बहुत सी बातें आती हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। बात तो हुई, पर स्पिरिट में आज तक भी देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक उन्होंने गरीबी हटाओ की बात की, पर नहीं हटी। पर जब मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार में गरीबों को समर्पित कर रहा हूं, तो मैं देश के अर्थशास्त्रियों को, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को, मैं इस देश के चिंतकों को, पत्रकारों को नम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि 4.5 साल में जो सामाजिक कल्याण की, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की योजनाएं हमने जो शुरू की, जिसके ऊपर जो अमल किया है, उसका परफॉर्मेंस ऑडिट आप करिए। बेनिफिशियरीज की संख्या निकालिए। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर रोजगार किसको मिला, संख्या निकालिए, और वैज्ञानिक आधार पर ऑडिट करके बताइए कि कितनी लोगों को राहत मिली है। बहनों और भाइयों, कथनी और करनी में अंतर होता था। पहली बार कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो कहा वो करके दिखाया, जो दिखाया
वही कहा, और जो किया वो आपके सामने है। और इसलिए मैं खुले रूप से चुनौती देता हूं कि परफॉर्मेंस ऑडिट करिए, सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट स्टडी करिए, योजना में इंडिविजुअल बेनिफिशियरी जो है उनकी लिस्ट बनाइए, और 4.5 साल में उनके जीवन स्तर में क्या सुधार हुआ वो निकालिए। हमने पहली बार, मेरी सरकार जो गरीबों के लिए काम करेगी, जो बात मोदी जी ने की थी वो केवल बात नहीं थी, तो हमने खुद इस बात को अपने कार्यक्रमों के द्वारा सिद्ध करके दिखाया। यही हमारे सरकार की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और हमारी सबसे बड़ी जीत है। गरीब लाभार्थियों के खातों में पैसा मिलता था, 3-3 महीने मिलता नहीं था। पैसे दिए बिना गरीबों को अनुदान नहीं मिलते थे। करीब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा 5,68,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, जिससे करीब 90,000 करोड़ रुपए बिचौलियों से बचाए गए। बहनों और भाइयों, पहली बार देश के इतिहास में गरीबों के लिए, गरीबों के बैंकों में अकाउंट नहीं थे। हमारी जनधन योजना के द्वारा 33.66 यानी करीब 34 करोड़, जो 3.5 करोड़ केवल खाते थे, 34 करोड़ खाते खोले गए, और जिसमें 53% महिलाएं हैं, 62% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में है। उज्ज्वला योजना में 6 करोड़ गरीब परिवारों को एलजीपी कनेक्शन दिए गए, एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए। आयुष्मान भारत में 10 करोड़ गरीब परिवार को हर साल 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। मैं कल नड्डा जी के बाजू में बैठा था, उन्होंने मुझे बताया कि केवल योजना शुरू हुई अभी तक 8.5 लाख लोगों को, इस गरीब लोगों को फायदा हुआ। अगर ये योजना नहीं होती तो बेचारे गरीबों का क्या होता, आप जरा सोचिए। आयुष्मान भारत में ये मुफ्त इलाज 8.5 लाख लोगों को मिला है। देश के 91% गांवों में बिजली भी पहुंचा चुकी है। 1,25,000 गरीब परिवारों के लिए आवास योजना के अंतर्गत घर बनाने के कार्य का शुभारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार ने 5 वर्षों में कृषि का बजट 2,11,694 करोड़ यानी दुगना हुआ है। 11 लाख करोड़ किसानों के लिए प्रायोरिटी सेक्टर में ऋण दिया गया है, और प्राकृतिक आपदाओं के लिए करीब 33,000 करोड़ से राशि हमने उसके लिए इशू की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विकास हुआ है। जितनी बातें कही उतनी कम है, जो अनेक प्रस्ताव में आई है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, जो प्रधानमंत्री नए भारत की सोच की बात कर रहे हैं, वो भारत बदल रहा है। रोड जहां जाए वहां रोड का काम शुरू है। एक्सप्रेस हाईवे, टनेल्स बन रही है। जो 2 किलोमीटर पे रोड आया था वो 28 किलोमीटर पर डे आया है, और मार्च तक 40 किलोमीटर पर डे तक जाएगा। दिल्ली और मुंबई के बीच में एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण हो रहा है। बहनों और भाइयों, ग्रामीण सड़कों में प्रतिशत 54% था, वो 91% हो गया है। आसाम अरुणाचल में दो बड़े ब्रिज का निर्माण हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदल हुआ है, जल परिवहन में करीब गंगा में हमने कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री के हाथ से किया है। इतना ही नहीं, तो आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि सागरमाला योजना में करीब 15 लाख करोड़ की योजना हमने ली है, जिसमें 4 लाख करोड़ का काम शुरू हुआ है। रेलवे का विकास हुआ है। ब्रॉडगेज लाइन 9,528 किलोमीटर हो गई है। नवीनीकरण में 50% वृद्धि हुई है। नॉर्थ ईस्ट 50 साल में नहीं हुआ उतना काम आसाम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा में हो रहा है, और पूरी तरह से सड़क और रोड से बदल रही है। 34 नए हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है। 102 हवाई अड्डे हुए हैं। जो हवाई चप्पल पहनते थे वो हवाई यात्रा कर रहे हैं। ये देश की सबसे बड़ी विशेषता है। जो आर्थिक स्थिति है, जब मोदी जी आने के पहले जो पॉलिसी पैरालिसिस था, जिससे सरकार जूझ रही थी, वो हमारी सरकार आज नीतिगत सरलीकरण, पारदर्शिता के साथ अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। भारत दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में नाम आ गया है।
आज मुझे विश्वास है कि दुनिया के जीडीपी में भारत टॉप 5 में आ गया है। विश्व के जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 2013 में 2.43% से बढ़कर 2017 में 3.1% हो गई है। 2018-19 की पहली छमाही में जीडीपी का दर 7.6% बढ़ा है और राजकोषीय घाटा 3.3% के बजटीय लक्ष्य के भीतर है। जो इन्फ्लेशन था, जो मोदी जी की सरकार आने के बाद केवल 5% है, कभी 3 और 4% रहता था, वो मनमोहन जी के सरकार में वो 18% फूड इन्फ्लेशन था। महंगाई कितनी ज्यादा थी और आज की स्थिति क्या है। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट से लेकर ईज ऑफ बिजनेस के लेकर अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री का गौरव कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत 2014 में 142वें स्थान पर था, 2018 में 77वें स्थान पर आ गया है। 13-14 में रिटर्न दाखिल करने वाले आयकर दाताओं की संख्या 3.82 करोड़ थी, 17-18 में 6.86 करोड़ हुई है। आयकर संग्रह 2013-14 में केवल 6.38 लाख करोड़ था, 17-18 में 10.2 लाख करोड़ तक बढ़ा है। नंबर 2 की इकोनॉमी खत्म हुई है। ब्लैक मनी अब नहीं हो सकता, विदेशों में कोई पैसा नहीं भेज सकता, बोगस कंपनियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं और ट्रांसपेरेंसी के साथ साफ सुथरी आर्थिक नीति का क्रियान्वयन हो रहा है। जो पाप है वो कांग्रेस के सरकार का था कि 2009 से लेकर 2014 तक 54 लाख करोड़ रुपए बैंक के लिए फाइनेंस किया गया था। फोन पर दबाव में ऐसे ऐसे ऋण दिए गए थे। वो पाप हमको आज सुलझाने की हमारे ऊपर नौबत आई है। मेरे मिनिस्ट्री में 403 प्रोजेक्ट थे, स्टॉल प्रोजेक्ट थे 3,85,000 करोड़ के। अरुण जी और मोदी जी के सहयोग से हमने 22 कैबिनेट डिसीजन लिए और इस देश के बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाने का काम किया और इस देश को बाहर निकालने का काम किया है। बहनों और भाइयों, स्वाधीनता के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म जीएसटी का, वो रिफॉर्म करके हमने दिखाया। टैक्स प्रणाली में 50 लाख नए करदाताओं को जोड़ा है और जो जीएसटी का जो 95% वस्तु ऐसी है कि जिनका जीएसटी का दर 18% से कम है। मुझे विश्वास है कि डिजिटल इंडिया के ऊपर हमने इतना काम किया है कि हमारे देश की तस्वीर बदल रही है। सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का काम 3 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई गई है। यूपीए शासन में केवल 358 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई गई थी। मोदी सरकार के द्वारा भीम यूपीआई से आम नागरिकों को मोबाइल आधारित डिजिटल भुगतान करने का आसान विकल्प दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि पेंशनधारक, मनरेगा श्रमिक डिजिटल प्रणाली से बिना बैंक खाते जाए अपने खाते से पैसे निकाल रहे हैं। विश्व बैंक के फिनडेक्स रिपोर्ट 2017 में भारत द्वारा विश्व का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम लागू करने के लिए जनधन योजना की प्रशंसा की गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना द्वारा कम कीमत पर दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा तथा पेंशन जैसे लाभों को 20 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाया गया। 20 करोड़। अगर लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला, यह संख्या 50 करोड़ से भी ज्यादा होगी। मुझे लगता है कि यह सब स्थिति, देश बदलती हुई स्थिति कांग्रेस को सहन नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार के बेबुनियाद आरोप करना और वह आरोप करते समय सुप्रीम कोर्ट में राफेल का विषय गया था। निर्मला जी ने बहुत अच्छा जवाब पार्लियामेंट में दिया है। लोकतंत्र में जब कोई भी विवाद होते हैं और जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उसके निर्णय के बाद विवाद समाप्त हो जाते हैं। राफेल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है और यह करार देश के हित में है। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में भी लगातार झूठे आरोप करने की बार बार कोशिश होती है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री कोई पार्टी का नहीं होता। देश का प्रधानमंत्री 150 करोड़ भारत की जनता का प्रतिनिधि होता है। कांग्रेस के अध्यक्ष जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के बारे में जो बातें कहती है, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र में उनको शोभा नहीं देती। इस देश में वही परंपरा थी
कि प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा होता था। आज पहली बार एक गरीब व्यक्ति, चाय बेचने वाला, जिसके मां बाप कोई राजनीति में बड़े नेता नहीं थे, ऐसा एक गरीबों के घर में पैदा हुआ एक छोटा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हुआ। ये बात ये सहन नहीं कर पा रहे हैं, सहन भी नहीं हो रहा और बोल भी नहीं पा रहे, ऐसी अवस्था है। इसलिए लगातार झूठे आरोप करना, देश को गुमराह करना, यही उनकी नीति रही है। और इसीलिए मैंने मजाक में एक बार एक टीवी चैनल में कहा था कि ये पूरे लोग एक हो रहे, जो एक दूसरे की तरफ देखते नहीं थे, नमस्कार तक नहीं करते थे, जो गले में हाथ डालकर घूमने का नाटक कर रहे, इनकी दोस्ती क्यों बनी है? अगर इनके दोस्ती के सही किंग मेकर कोई है तो हम हैं। हमारे डर के कारण ये एक हुए हैं। उनको पता चला है कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो पहल करके जो निर्णय मोदी सरकार ने किए हैं, अब हमसे लड़ नहीं सकते। हार उनको दिख रही है और इसलिए वो इकट्ठा हो रहे हैं। न जिनके सिद्धांत मिलते हैं, न जिनकी पार्टियों में कोई सी प्रकार का कोई समावेशकता नहीं है, फिर भी वो अलायंस बना रहे हैं। एक हिंदी के फिल्म की एक गीत था, ये इनके अवसरवादी और अपॉर्चुनिस्ट नेताओं के लिए लागू है। उस गीत में उसने कहा था कि जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। कोई लाज शर्म नहीं है। अब ये शब्दों का प्रयोग करना मेरे लिए ठीक नहीं है, पर ये याद करो उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि मायावती की सरकार थी, तब विधानसभा के अंदर मुलायम सिंह जी के लोगों ने क्या किया था। और आज केवल हमारे डर के कारण, हमने जो देश में काम किया, उस डर के कारण, जिनको पता चल गया कि हमारा बैंड बाजा बच चुका है, हम जीत नहीं सकते, हमारे डिपॉजिट बच नहीं सकते, ऐसे हारे हुए मन के लोग इकट्ठा होकर अलायंस करके हमको हराने की बात कर रहे हैं। हम तो हिम्मतवान हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। जितने लोगों को इकट्ठा होना हो जाओ, फिर भी याद रखना, तुमको सबको पटकनी देके नीचे गिराकर दिखाएंगे। यही मैं आपको विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं। इस देश को सुखी बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, संपन्न बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का आधार लेकर मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, इतिहास, विरासत, संस्कृति, दोनों का संगम लेकर विवेकानंद जी का सपना जो विश्व गुरु बनाने का था, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी का हिंदुस्तान सामर्थ्यवान राष्ट्र, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली राष्ट्र, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त, जातीयवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त, और गरीब को केंद्र बिंदु मानकर, गरीबों को राहत देकर, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके, अंत्योदय के सामाजिक आर्थिक चिंतन के आधार पर सामाजिक समता, आर्थिक समता को प्रस्तावित करके इस राष्ट्र को हम विश्व का नंबर 1 का राष्ट्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि यह संकल्प करने के लिए जिस प्रकार से जनवरी 2014 में इसी ऐतिहासिक मैदान पर हमने संकल्प किया था, और वो संकल्प हमने पूरा करके दिखाया। 4.5 साल में जो अवसर मिला, केवल बातें नहीं की, काम करके दिखाया, और आज हम भविष्य की ओर आगे जा रहे हैं। मैं इस राजनीतिक प्रस्ताव के द्वारा आप सबको आह्वान करता हूं कि उठो, संकल्प करो और विवेकानंद जी के सपने का, विश्व गुरु बनाने का भारत का सपना हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने भी गतिरोध आए, कितने भी लोग इकट्ठा होकर, कितनी भी अलायंस बने, कितने भी झूठे आरोप करे, ये जातीयवादी, सांप्रदायिक और भ्रष्टाचार के जिससे लिप्त लोग हैं, इनकी पार्टियां हैं, इनको हराकर फिर से एक बार
हम इस देश में नए प्रगति और विकास के इतिहास की शुरुआत करने का संकल्प करके हम यहां से जाएंगे। यही संकल्प करके आप सब लोग यहां से जाइए और इस राजनीतिक प्रस्ताव को मंजूर करिए। यही आपसे अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।